हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ सीडीपी का नया प्रैक्टिस सेट है, जो हमारे यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है उनका नाम और मनोवैज्ञानिकों के नाम प्लस कथन, ये हमारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन्हें ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना, क्योंकि यहाँ इन दोनों से कम तीन या 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं, तो हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रॉस, बैलेंटाइन, गैरेट तथा गिल्मर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंटाइन महोदय का क्या कथन था। तो इन्होंने कहा कि चिंतन को श्रृंखलाबद्ध विचार तथा लक्ष्य या उद्देश्य के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित किया। बैलेंटाइन महोदय जो थे, इन्होंने चिंतन को क्या किया? श्रृंखलाबद्ध विचार तथा लक्ष्य या उद्देश्य के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया ड्रेवर, दूसरा है टेलसील, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है आलपोर्ट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आलपोर्ट। आलपोर्ट महोदय ने कहा कि विशिष्ट व्यवहार तथा विचार क्या है? ये व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। और वुडवर्थ का हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है या किसी को अप्रिय लगती है। व्यक्तित्व जो होती है वह उस व्यवहार का बोध कराती है जो किसी व्यक्ति को वही व्यवहार प्रिय लगता है और किसी व्यक्ति को अप्रिय लगता है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय लगती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है अल्बर्ट बैंडुरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और स्किनर का देखते हैं तो इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया वो चूहे पर प्रयोग किया था। और इनका जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके और कई नाम हैं। एक हमारा हो गया आर टाइप थ्योरी, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, क्योंकि स्किनर साहब ने पुनर्बल पर ज़्यादा जोर दिया था। और नाम इसका है कार्यात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, अभिक्षमता होती है। अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिक्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है। ठीक। एक बीच में हमारा क्वेश्चन छूट गया, तुलनात्मक निर्णय का नियमन संबंधित है। तुलनात्मक निर्णय का नियमन किससे संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिवृत्ति से। किससे संबंधित है? अभिवृत्ति से संबंधित। तुलनात्मक निर्णय का नियम जो है अभिवृत्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैरेट ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में विभक्त किया है? गैरेट महोदय ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में विभक्त किया है? पहला दिया गया 2,
3, 4 और 5। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कैरेट महोदय ने अभिप्रेरकों को 3 भागों में विभक्त किया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला दिया गया है जैविक अभिप्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और तीसरा सामाजिक अभिप्रेरक। तो कैरेट महोदय जो थे इन्होंने अभिप्रेरकों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला जैविक अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और तीसरा सामाजिक अभिप्रेरक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है। क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है, 70 से कम वाले को कहा है मंदबुद्धि बालक। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्रो महोदय ने कहा है कि वे मंदबुद्धि बालक होते हैं। अगर हम बुद्धि की बात का जो पहला परीक्षण था वो परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन ने किया था। अगर पहली बार मानसिक आयु की बात करें कि मानसिक आयु कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। और बुद्धि लब्धि का सबसे पहले बात किसने की, तो विलियम स्टर्न ने की थी। और इसमें इन्होंने बताया कि जो बुद्धि लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया वो दिया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। फिर इसमें टर्मन महोदय ने संशोधन करके ये बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये हमारा क्या होगा, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंपरागत तरीके से हटकर किसी नवीन ढंग से सोचना या चिंतन करना क्या कहलाता है। परंपरागत तरीके से हटकर किसी नवीन ढंग से सोचना या चिंतन करना क्या कहलाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, सृजनात्मकता। किसी नवीन ढंग से सोचना या चिंतन करना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं लोग। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो हैं, कौन है, डब्ल्यू बुंट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो डब्ल्यू बुंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की बीमा है। तो जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उसे मैंने शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताया है। अगर आप लोगों में नहीं देखा है उसे तो उसे सर्च करके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में डाला गया है। उसमें उन्होंने जो गिलफोर्ड महोदय थे उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, एक विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, बुद्धि के आयाम है या बीमा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विकास अवस्थाओं को निम्नवत दर्शाया जाए तो मानसिक क्रिया की जटिलता का सही क्रम होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था इनकी है गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसे हमें जटिलता के आधार पर क्रम में लगाना है। पहला हमारा आएगा संवेदी गामक अवस्था। तो पहला हो गया। तो ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। पहला संवेदी गामक अवस्था, इस सब ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कट गया क्योंकि यहाँ चौथा दिया गया है। अब इन दोनों में से देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फिर हमारा है मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद में क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर पहले की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले पहला वाला दर्शाया गया है, चौथा नंबर, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो जेरोम जो ब्रूनर थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित 3 स्तरों में बांटा है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने कितने अवस्थाओं में बांटा है? 3। कौन कौन से? क्रियात्मक और प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का दूसरा स्तर है। तो पियाजे ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं? 3 स्तर दिए हैं। कौन कौन से दिए? नैतिक यथार्थता यह पहला स्तर है, नैतिक समानता दूसरा स्तर है और नैतिक सापेक्षता इनकी तीसरा स्तर है। तो इसमें पूछा गया है कि नैतिक विकास का दूसरा स्तर क्या है? तो पहला हमारा हो गया नैतिक यथार्थता, दूसरा हो गया समानता और तीसरा सापेक्षता। तो दूसरा स्तर पूछा गया है तो नैतिक समानता जो है वो हमारा क्या है? दूसरा स्तर है। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया? पहला ऑप्शन दिया गया है ओसुवेल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है बांडूरा और चौथा है कार्ल रोजर्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा ओसुवेल। इन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण सीखने में आत्मसात्करण महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण सीखने में आत्मसात्करण महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं हम लोग। बेटा, भाषा कौशल के मुख्यतः कितने कौशल हैं? भाषा कौशल के मुख्यतः कितने कौशल हैं? तो भाषा कौशल के मुख्यतः 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले कोई चीज़ हम लोग सुनेंगे, फिर उससे बोलेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि भाषा कौशल के मुख्यतः कितने कौशल हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 कौशल कौन कौन से हैं? तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद में लिखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस बालक की प्रवृत्ति क्या होगी जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है जबकि वास्तविक आयु 10 वर्ष है? तो सबसे पहले हम लोग बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उससे देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो इसकी मानसिक आयु कितना है? 14 वर्ष है। तो 14 बटे वास्तविक आयु 10 वर्ष है। ठीक, 100। तो क्या करेंगे हम? पहले यहाँ से 1 0 हटा दिए, इसका हो जाएगा 140। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा प्रतिभाशाली। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रतिभाशाली होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम बुद्धि लब्धि देखें कि किसकी कितनी है, तो अगर टर्मन के आधार के अनुसार बुद्धि लब्धि देखें तो 130 से अधिक, इन्होंने क्या कहा? 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को उन्होंने कहा कि ये प्रतिभाशाली होते हैं। 121 से 130 का इन्होंने कहा प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 70 से कम जड़ बुद्धि। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? बुद्धि लब्धि के बारे में हमने जाना कि टर्मन के अनुसार कि इन्होंने कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक को इन्होंने क्या माना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पहला ऑप्शन दिया गया है कि अंक गणितीय ज्ञान। क्या कहा गया? अंक गणितीय ज्ञान और गणित के प्रति रुचि, तार्किक चिंतन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक चिंतन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः कितने चरण होते हैं?
शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में हफ एवं डंकन के अनुसार हम देखें तो 4 चरण होते हैं। पहला हमारा क्या होगा? योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन और चौथा मूल्यांकन। तो शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। किसके अनुसार? हफ एवं डंकन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। कौन कौन सी? योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आजीविका की व्यवस्था करना, मूल्यों का विकास करना, पढ़ना लिखना सीखना और सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैब विद्यालय संबंधित है। लैब विद्यालय किससे संबंधित? बाल केंद्रित शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से और विशिष्ट बालकों की शिक्षा से। तो जो लैब विद्यालय है वो प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। एक बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो 85 है। वह बालक क्या है? तभी हमने देखा कि टर्मन महोदय के अनुसार कि 130 से अधिक अगर बालक की बुद्धि लब्धि है तो वह प्रतिभाशाली होगा, और 121 से 130 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि का होगा, 110 से 120 के बीच में है तो तीव्र बुद्धि का होगा, 91 से 110 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि का होगा, 81 से अगर 90 के बीच में है तो मंद बुद्धि का होगा, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 70 से कम जड़ बुद्धि। तो इसमें हमसे पूछा गया है 85 से कम, मतलब कि 85 से कम मतलब 90 से 81 से 90 के बीच में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा मंद बुद्धि होगा। कौन सा होगा? मंद बुद्धि बालक। ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि अगर मंद बुद्धि का हम देखें तो 81 से 90 के बीच में है तो हमसे 85 से कम पूछ रहा, तो 81 से 90 के बीच में अगर हम यहीं 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि ही आ रहा है, जो कि 85 से कम 85 है बुद्धि लब्धि जिस बालक की। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन त्रिकोण का भाग है। तो मूल्यांकन जो है उसमें 3 तत्व सम्मिलित हैं। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। तो 3 तत्व कौन कौन से इसमें दिए गए हैं? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। सांकेतिक अधिगम संबंध है। सांकेतिक अधिगम संबंध है। तो सांकेतिक अधिगम पहला ऑप्शन दिया पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोदेहिक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अनुकूलन। क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्या होगा? पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक अच्छे पाठ्यक्रम को होना चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम को होना चाहिए। तो एक अच्छे पाठ्यक्रम का आधार जो है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। क्या केंद्रित होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षार्थी केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। विरोध की अवस्था कौन सी है? तो विरोध की अवस्था हमारी क्या है? किशोरावस्था। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरावस्था को तूफान, विरोध, तूफान और क्रोध और संवेगात्मक अवस्था, ये सब जो है किसने कहा? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाया करे। धन्यवाद।